आज मैं आपको जूस पाठ पढ़ाने वाली हूँ। जूस में आनंद यादव, जिनका जन्म हुआ है 1935 कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में, और उनका पूरा नाम है आनंद रतन यादव। पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से परिचित है। मराठी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उन्होंने डॉक्टरेट ली है। डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे, यानी ये यहाँ पर प्रोफेसर भी रहे। अब तक लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी चर्चित है। ये कौन? आनंद यादव। यहाँ प्रस्तुत अंश जूझ। अब हम जूझ से देंगे। जूझ में किस तरह आदमी को जूझना पड़ता है। यहाँ पे एक सरकारी तंत्र की बात भी करी हुई है। सरकारी तंत्र में आदमी किस तरह जूझता है। आप किसी भी कार्यालय में चले जाओ, सरकारी कार्यालय में, तो वहाँ क्या होता है, आपके फाइल यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घुमाई जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, ये है आनंद यादव। यहाँ क्या है, जो पाठशाला के लिए मन तड़पता है, पाठशाला यानी विद्यालय जाने के लिए हर किसी बच्चे का मन तड़पता, हर कोई स्कूल जाना चाहता है, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊँगा। कहानी ऐसा है, एक बालक है जो पढ़ना चाहता है और उसके पिता के सामने उसकी ऐसी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं स्कूल पढ़ने जाऊँगा, क्योंकि पिता तो खड़ूस है, पढ़ाई करने नहीं देता है, अपने गाँव के घर गृहस्थी के कामों में लगाए रहता है, डरा रहता है। हड्डी पसली एक कर देगा, यानी जब वो अपने पिता को ये कहता है कि मैं पढ़ाई के लिए जाऊंगा, तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। और लेखक का जो चरित्र है, जो बालक है कोई, वो चाहता है कि मैं क्या करूं, दादा को कोई समझा दे। इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं आने वाला है। खेती बाड़ी में काम करो तो कोई हाथ आने वाला नहीं है। जो बाबा के साथ था वह दादा के साथ नहीं रहा। वह खेती बाबा यानी दादा जो कुछ खेती बाड़ी कर के चले गए हैं। और बात यहाँ तक भी आती है कि आप अपने बाप के बनाए मकान पर भी नहीं रहते, कुछ समय में आप उसको भी तोड़ के नया मकान बना लेते हो। तो यहाँ तो खेती बाड़ी की बात आई, कितना आपका अनाज बचा सकेगा 2-3 पीढ़ियों के लिए, आपको खुद काम करना पड़ेगा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊँगा तो नौकरी पर क्या हो जाऊँगा, नौकरी पर लग जाऊँगा और 4 पैसे वक्त के लिए क्या करूँगा, कमा लूँगा। रहेंगे बटोवा अण्णा की तरह कुछ धंधा कारोबार करूँगा। और उसको अंदर इस तरह के विचार, और उस बालक के अंदर इस तरह के क्या आ रहे थे, आपके विचार उमड़ घुमड़ करके आते थे कि मैं क्या करूँगा, नौकरी करूँगा, क्योंकि उसने देख लिया था कि खेती बाड़ी से कुछ मिलने वाला नहीं है। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख परने का कोल्हू चलाना पड़ा। अब आपके खेत में क्या बन गया, कोल्हू यानी ईख बन गया, आप गन्ना तैयार हो गया, और आपने क्या करना है, कोल्हू चलाना है। गुड़ निकालने के लिए, चीनी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है, कोल्हू चलाना पड़ता है, बैलों को कोल्हू चलाना होता है। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा को समझ में ईख की अच्छी खासी, उसका दादा का मानना था कि गन्ना जो है जल्दी और गांव के और लोगों से पहले काट देंगे तो उनको अच्छी फसल मिलेगी। जैसे हमारे बाज़ारों में गोभी बहुत पहले आती है, 200 रुपये केजी होती है, हैं, और बाद में तो 10 और 5 रुपये केजी मिलती है कीड़े लगे वाली। लेकिन जो ताज़ी आती है पहले उसका दाम क्या होता है, आसमान छूता है। 200 रुपये हम खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारा भी तो मन करता है हम नई ताज़ी गोभी खाएँ। यहाँ भी वही है, ईख जब नया बिकता तो उसका कीमत क्या होता है, कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यह उसकी समझ थी, उसके पापा की समझ थी वो, कि ऐसा होने पर ऐसा होता है। जब चारों कोल्हू चलने लगते हैं तो ईख के दाम बाज़ार में क्या होता है,
बाज़ार में गुड़ की गुड़ ज़्यादा आ जाता है, ईख से क्या बनता है, गुड़ बनता है, और ये गुड़ ज़्यादा हो जाता है तो गुड़ की कीमत गिर जाती। जैसे खेतों में ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता है। बाकी के कितने दूसरे ढंग के से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को एक कुछ दिन खेत में खड़ी रहे, लोगों का मानना था कि ईख को और थोड़ा ज़्यादा पुराना होने से गुड़ बहुत उसमें रस और निकलेगा। लेकिन इधर इस बालक के बच्चे का पिता का मानना था कि नहीं, हम जल्दी बेचेंगे तो हमारा ईख अच्छे दामों में बिकेगा, गुड़ जो बनेगा और जो भी गुड़ निकलता है वो अच्छे दामों में। देर तक खड़ी रहने पर ईख रस में पानी मात्र कम होती है, और इसका पापा चाहता था कि जल्दी काटे तो रस ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो ईख खूब देर तक बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ हो जाती है जिनमें, उनका रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव के बारे में ध्यान देता है कि मैं क्या हूँ, भाव को अधिक मान्यता देता हूँ। ठीक है, मुझे भाव चाहिए। इसलिए सारे गांव भर में कोल्हू सबसे पहले शुरू चलना कहाँ हो जाता था, बालक के घर में। ठीक है, बालक के घर में क्या चलना शुरू हो जाता था, कोल्हू चलना शुरू हो जाता था। इस कारण वह 10 वर्ष शुरू हुआ, उसी कारण क्या हुआ, इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और कोल्हू, उनका घर में कोल्हू चलना शुरू हो गया। ईख जो गन्ना है उसको काटना, निचोड़ना, ठीक है, इसमें जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। आगे जैसे रोपाई वोपाई जो भी होती होगी उन कामों में आप लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कई कंडे थाप रही थी, यानी गोबर से बनते हैं वो आपको खाना बनाने के काम आएंगे, लकड़ी गैस का काम करते हैं वो। बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रही थी। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, यानी माँ और बेटे थे। इसलिए यह सोचकर कि माँ से करनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ी। और अब आज इन्होंने क्या की, अपने पढ़ने की क्या छेड़ी, बात छेड़ी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। माँ तो दुखी है ना, माँ चाहती है कि क्या है, मेरा बेटा पढ़े, पाठशाला जाए, और पाठशाला जाना हर कोई चाहता है। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला शुअर की तरह गुर्राता है। मतलब वो अपने पति को बोल रही, इसके पापा को बोल रही, बालक के पापा को बोल रहे हैं, वो गुर्राता है कि तुझे पढ़ने भेजना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो दिन भर ताश खेलेगा, आवारागर्दी करेगा, और काम पर किसको लगाएगा, पढ़ने वाले बेटे को पढ़ने की उम्र में खेतों के काम में लगाएगा, गाय चरवाएगा, भैंस चरवाएगा। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। क्यों, इसके बाप के मुंह पे कुछ बार बार वही शब्द बार बार आता है, ठीक ही, जंगली सुअर, ठीक है। तो इसका पापा हर बार वही शब्द थे। अब खेती के सभी काम बीत गए थे, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रहा, यानी बालक के लिए। इसलिए कहता है, तू दत्ताजी राव थे, बहुत अच्छे आदमी थे। सरकार से मेरे पढ़ने की माना जाना उस इलाके में अच्छा आदमी था। पढ़ने के बारे में कहा, आज ही रात को उसके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। वो दादा को क्या करेंगे, ठीक तरह से समझा देंगे कि दादा को, यानी कि इस बालक के पिता को समझा देंगे कि आपका बेटा, आपको अपने बेटे को पढ़ाओ। आगे, ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से भी माँ के स्वर में उदासी थी। माँ डरती थी, क्योंकि पति तो वैसे ही है ना, कुछ होते हैं ना लोग, कुछ दुनिया में राक्षस टाइप के, इन्हें न खुद जीना है न दूसरे को जीने देना है, कुछ ऐसे भी होते हैं। मुझे भी मालूम था कि इतने करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़प वह समझती थी, वो जानती थी मेरे बालक को पाठशाला जाना है। 7वीं तक पढ़ने की उसकी मन की तैयारी, उसको मन बिल्कुल तैयार है पढ़ने की, 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी। लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। खड़ूस सा पति मिल गया था, खड़ूस सा बाप था,
जो उस बालक को पढ़ने नहीं देता था, क्योंकि उसे घर के कामों में उसको लगाना था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। किसके यहाँ? दत्ताजी देसाई के यहाँ गए। दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ हम बैठे, दीवार के सहारे बैठे और वहाँ बैठ कर के उन्हें सब चीज़ बताया। और इस बात से भी सहमत हो गए कि माँ ने यह बात बताया, दत्ताजी राव को ये भी बोल दिया कि आप उनके पापा को ये मत बताना कि मेरी माँ ने आपको कुछ बताया है, ठीक है, कि दादा सारे दिन बाज़ार में, और ये बात भी बताए कि उनका पिता क्या करता है, सारे दिन में क्या करता है, बाज़ार में रखमाबाई के पास गुजारता है। कोई लेडीज़ है, बाजारू लेडीज़ है, उसके पास उसका पिता गुजारता है। खेती के काम में हाथ भी नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिलाया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलते रहे। वो चाहता है कि उसका पति ऐसा निकम्मा है कि वो चाहता है वो घूमता रहे। जैसे होता है ना कि निठल्ले होते, झूठ मूठ के अपने काम की डंका बजाते रहती है, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, और काम बिल्कुल अंदर से नील होता है। जो हमें संसार में आए हैं, हमें जो भी काम करना है दिल और दिमाग दोनों लगा के करना है और एकदम शिद्दत के साथ करना है। तो यहाँ इसके पिता तो वैसे थे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर दिया। मतलब बाप घूमता रहे और बेटा खेतों में और गाय चराते रहे, खेत में जोत दिए थे। यह सुनते ही देसाई दत्ता चिढ़ गए, और जो दत्ता थे ना, देसाई जी थे ना, जो वो बहुत भले मानुष थे, और वो गुस्सा हो गए कि बालक को ऐसे है, आने दे, अब मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख, मैं उसे बताता हूँ। गुस्सा हो गए दादा। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राय से कहा, अब जनवरी का महीना है। किसका महीना? जनवरी का महीना है। उस समय खेतों में काम कम रहते हैं, इसलिए। अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुहराई कर ली तो मैं महीने भर में 5वीं की सारी तैयारी कर सकता हूँ। इस बच्चे को 5वीं से आगे उन्होंने जाने से रोका है। इस तरह मेरा साल बच जाएगा, मैं पढ़ लूँगा, जनवरी में पढ़ लूँगा, जनवरी फरवरी मार्च तक तो मिल ही जाएगा और मेरी पढ़ाई क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। मैं 5वीं को ख़राब करने नहीं चाहता हूँ, मैं पास होना चाहता हूँ वहाँ। अब खेत में ऐसा कोई काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार हो गया, उनका 1 साल तो ख़त्म हो चुका है बालक का। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, अब वह आए तो मेरे पास भेज देना, और पीछे से घड़ी भर में तू भी आ जाना, मतलब कुछ आधा घड़ी में आधा घंटे में तू भी आ जाना उसके पीछे। जी कहकर हम खड़े गए। उठते उठते हमने यह कहा कि ऐसा बोला कि जब वो आए ना, आकर ये सभी बात कही है, आप उनको मत बताना कि हम आपके पास पहले ही सिफारिश लेके आए हैं, ठीक है, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं, मतलब वो हमको मार पीट के ख़त्म कर लेगा। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बात बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है करूँगा। देख, उसके सामने ही तुमसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना। मतलब माँ बेटे को कुछ पूछेंगे तो तू डरना मत, सीधे सीधे क्या करना, जवाब देना है कि हाँ बाबा ऐसा करता है हमारे साथ में, जी नहीं। माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते, दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया। मतलब ये बहाने मार रही है, जो स्त्री है, बच्चे की माँ है, वो बहाने मार रही कि उन्होंने कहा कि बहुत दिन से तेरा पति को नहीं देखा है, तो ऐसा करना, उसको भेज देना। खेत में आ जाने पर जरा इधर भेज देना, और जब वो खेत से आए तो उसको मेरे पास भेज देना, दत्ता राव ने कहा है। कुछ काम था? दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं। मतलब उसके पापा ने उसकी पत्नी को पूछा कि क्या कोई काम है क्या दत्ता साहब को मेरे से, तो उसने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया, तुम ही चले जाओ, तुमको ही बता देंगे। तो मैं हो आता हूँ, और वो खुशी खुशी चला भी जाता है। और तब तक तू रोटियाँ बना ले, ठीक है, ले। गणप्पा
कोई नाम है किसी का, आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। ओह, गड़प्पा लड़के का नाम है। दादा तुरंत खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े को बुलावा दादा के लिए बड़ा सम्मान की बात है। बिल्कुल, वहाँ से देसाई साहब के वहाँ से बुलावा आया तो बहुत बड़ी बात है ना। आधा घंटे बीतने पर माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जमीन ने बुलाया है। किसने बुलाया है? जमीन ने बुलाया है। ठीक है, तो अभी वो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे मतलब एक नाटक जैसा हो रहा है, वो तो करनी पड़ती है कभी कभी संसार में ना, ऐसे दुष्ट लोगों के साथ ऐसे ही करना पड़ता है। मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। मतलब वो दत्ता भाई वो बाप तो पहले पहुँच गया था, बच्चे की राह देख रहे थे ताकि अब इनसे कुछ पूछूं। क्यों आया रे छोरे? तो मतलब दत्ता साहब ने, क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ। अभी खाना नहीं खाया है? बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है यह मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है तू रे? पूछा, चालाकी से पूछा, क्योंकि इनकी बात तो पहले हो चुकी है। जी, 5वें में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, मतलब उनके पिता ने मना कर दिया है। खेत में पानी लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए किसने? रतन्नापा ने। क्यों रतन्नापा? उसको कहा, उसके पापा को कहा कि तुमने सच्ची में खेत में पानी लगाने वाला नहीं है तो तुमने बेटे के स्कूल को बंद कर दिया क्या? फिर तू क्या करता है? तू झक मारता है क्या जो तूने बेटे को स्कूल बंद कर दिया है? ठीक है, सरकार ने दादा से जिरह करना पूछताछ शुरू कर लिया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत की, मतलब अच्छे से सुनाया उनको। फिर अब अच्छा, उन्होंने उसको खूब हजामत बनाई। देसाई के मात्र मल्ला बोलते हैं खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, मतलब एकदम कामचोर हो गया। मतलब वो बाजारों औरतों के साथ बैठता है, लुगाई और बच्चों में काम, और बच्चों को जोत देता, अपनी पत्नी को काम पर जोत देता। किस तरह खुद गांव पर और अपने आप सांड जैसा गांव भर में घूमते रहता है। ठीक है, घूमता है और अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरों के जीवन को और अपने बेटे के जीवन को क्या कर दिया तुमने? बर्बाद कर रहे हो, बलि चढ़ा रहा है। यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को राव ने काट दिया, और दत्ता राव ने बिल्कुल एकदम उनके तर्क को काटा। कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहा, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की। फीस भर दी उस मास्टर की तू तो जाता रहा, क्या किया तूने? मतलब वो उल्टा धमका रहा है किसको? बालक को। और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, उसका ध्यान रख। अब दत्ता राव तो बच्चे की तरफ है, उसने कह दिया तू पढ़ाई करेगा, स्कूल जाएगा, ध्यान लगा के पढ़ेगा। यदि इसने तुझे और तेरे बाप ने राजप्पा यदि उसके बाप ने रोक लिया तो भेजा तो सीधा चला आना, और नहीं ये तुझे रोकेगा ना तो मेरे पास आ जाना। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ, और पाठशाला जाते रहना। सुबह शाम मदद कर लेना, खेती बाड़ी गाय हुई क्या, लेकिन सुबह शाम पर पाठशाला ज़रूर जाएगा। मैं पढ़ाऊँगा तुझे और मैं अपने खर्चा लगाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए, इसके ज़्यादा बच्चे हो गए ना, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहा है। ज़्यादा बच्चे होने से ऐसे ही है, तो उसको पूछो मत, इसको पूछो मत। एक बच्चे को छोड़ो, दूसरे बच्चे को छोड़ो, तीसरे को स्कूल मत छोड़ो, चौथे को लेबरिंग सिखाओ, 5वां गुंडा बन जाता है। तो बच्चे दो ही अच्छे हैं, कुत्तों की तरह क्या है बर्ताव करता है। मैंने मना कर लिया जी, इसको ज़रा सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला। अब अपने बेटे पे थोप रहा है कि मेरे बेटे को ना गलत आदत पड़ गई थी, इसलिए मैंने इसका पाठशाला से क्या किया, नज़रों के सामने रखा। मतलब मैं सुधारना चाहता हूँ, कहने का मतलब है। कैसी आदत है? फिर दत्ता राव ने पूछा, भाई तू बोल रहा है ख़राब आदत है तो कैसी? चाहे जैसी, बता नहीं रहा है, क्योंकि आदत तो है ही नहीं। चोर लोग ऐसे ही कर देना, आपको बदनाम करना है तो अब सामने से खड़े नहीं होंगे, पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा क्या?
जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है खुद कुएं में गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। ठीक है, बुरे लोगों के साथ बुरा नतीजा होता है। ठीक है, आप कभी भी किसी के साथ बुरा मत सोचना, बुरा मत करना। जो करेगा वो अपने आप नर्क में चले जाएगा। अपने आप इसी तुम्हारे सामने ही, हमारे सामने उनकी नौबत दिखाई देती है। कर्ज में डूब जाते हैं, तरह तरह की बीमारी हो जाती है, घर में कलह होता है इन लोगों के, ऐसे लोगों के घर में। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने ही बेटे को बोल रहा है इसको बुरी आदत लग गई थी, जबकि खुद बुरी आदत का शिकार है। जो दूसरे पे उंगली बट उठाते ना, वो तो 1000 कीड़े उस पर पड़े रहते हैं, 1000 गंदगी उसके अंदर रहती है और वो दूसरों को बोलता है। ठीक है, तो हमें वैसा नहीं होना है। चाहे जैसी यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, मतलब घूमते रहता है यहाँ वहाँ, कभी कंडे बेचता है, मतलब वो जो कंडे बनाए गए गोबर का, कभी चारा बेच देता है, झूठ बोल रहा है। सिनेमा देखता है, ये सिनेमा देखने भी जाता है, कभी खेलने जाता है। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं, अपने बेटे के बारे में बुराई कर रहा है। दादा ने, मेरे ऊपर पत्ता ने अचानक इतने सारे हल्ला बोल दिए, इतने सारे आरोप आपके ऊपर क्या लिए कर दिए, गढ़ दिए। क्यों रे छोकरे, अब दत्ता साहब ने कहा, क्यों रे छोकरे, दत्ता साहब ने क्या कहा, क्यों रे छोकरे, क्यों रे छोकरे जी, नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर वोबर बीनकर मैं माँ के साथ कंडे थाप लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनाए थे। ज़रूरत है उसके। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिला करके क्या कर दिया, बालक ने भी झूठ सच मिला करके बोल दिया। अब ये अगला भाग में अगले पार्ट में बोलूँगी।